1691-1723 चीनी डोमेन नामों तक एक क्लिक सीधी पहुंच झाओवूजी द्वारा दिए गए पते के अनुसार लुओतियान राहत क्षेत्र में उन मजबूत लोगों की मांद में गया और उन सभी को आसानी से दबा दिया, और उन्होंने हर राज्य में खूब शोर मचाया और हर किसी को इसके बारे में बताया। सम्राट सिंहासन पर बैठता है। तब से क्यूशू बदल गया है। सबको बताए कि अब क्यूशू में अंतिम फैसला किसका है। ये क्यूशू के प्राणियों के लिए भी एक चेतावनी है। उनसे कहो कि वे कुछ भी गलत न करें। ये कैंग ने स्वर्गीय मंदिर के कई बुजुर्गों, साथ ही स्वर्गीय मंदिर के शक्तिशाली लोगों का नेतृत्व किया और विभिन्न राज्यों का निरीक्षण करना शुरू किया। ये कैंग की पहले से ही अच्छी प्रतिष्ठा थी और वह मानव जाति में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। वह जो धमकी देता है वह भयानक है। इसके बाद 9 राज्यों के भीतर प्रमुख राज्यों के सभी संसाधनों को शाही परिवार को सौंप दिया जाना चाहिए और फिर शाही परिवार द्वारा पुनर्वितरित किया जाना चाहिए, और किसी भी संप्रदाय बल को पीछे कोई अंतर्निहित ताकत छोड़ने की अनुमति नहीं है। सभी का उपयोग ताकत बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। ये जाति, संप्रदाय और परिवार के लिए भयानक है। हालांकि इन बलों के आकस्मिक साधक और साधारण साधक बहुत खुश हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने अवसर होते हैं तथा व्यक्तिगत संसाधन भी व्यक्ति के ही होते हैं। इसलिए कई संप्रदायों और परिवारों को ये खबर पहले ही मिल गई और उन्होंने बल के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को पहले ही संसाधन वितरित कर दिए। इस घटना से ये कैंग भी क्रोधित हो गया, लेकिन वह असहाय था। अंत में मैं केवल जियोफैन से ही पूछ सका कि इससे कैसे निपटा जाए। परिणाम स्वरूप जियोफैन शांत दिख रहा था। उससे कहो कि चिंता न करे। जियोफैन को उम्मीद थी कि ऐसा होगा। इसका मुकाबला करने के लिए नीतियां और उपाय हैं। यह सिद्धांत हर जगह। वैसे भी इस बार क्षेत्र के बाहर स्वर्गीय दाओ को मार दिया गया है। क्यूशू के भीतर आप 10,000 वर्षों की तबाही से संबंधित मामलों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद जियोफैन का क्यूशू के प्राणियों से इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं है और वह सच्चाई की घोषणा करेगा। और क्यूशू में केवल युद्ध है, भागने या छिपने का कोई रास्ता नहीं है। समय गुजर जाता है। 5 महीना पलक झपकते ही बीत गया। इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य के शाही परिवारों ने राज्य के सभी संसाधनों और आध्यात्मिक पत्थरों को एकत्र किया और उन्हें पुनर्वितरित किया। जियोफैन ने 6 स्वर्ण ड्रैगन तलवारें भी प्राप्त की। कुल स्वर्ण ड्रैगन तलवारें वे क्रमशः त्यानशेन राज्य को छोड़कर 8 राज्यों के अनुरूप हैं। ये लंबी तलवारें इन महान राज्यों की मूल शक्ति से संबंधित हैं और इस राज्य की नियति के साथ संघनित हैं, लेकिन वास्तव में इनके अन्य उपयोग भी हैं। मंदिर। महाराज, क्या आप यही चाहते हैं? झाओवूजी ने आश्चर्य से पूछा। बाकी लोग भी पास ही थे। इस समय जियोफैन ने 8 स्वर्ण ड्रैगन तलवारें और मानव सम्राट का राजदंड निकाला। वे नहीं जानते थे कि जियोफैन क्या करने की योजना बना रहा था। जियोझोउ की मांग बहुत अधिक है, जियोफैन ने खुद से कहा, और फिर वह हवा में कूद गया। मानव सम्राट का राजदंड उसके पीछे पीछे चला और 8 स्वर्ण ड्रैगन तलवारें भी तेजी से उसके पीछे पीछे चली। जियोफैन आसमान के ऊपर खड़ा था और 8 सुनहरी ड्रैगन तलवारों को देख रहा था। उसकी आंखें केंद्रित थीं। 8 लंबी तलवारें हल्की सी कांप उठीं, मानो वे हिल रही हों। सब कुछ जियोझोउ के लिए है, जियोफैन फुसफुसाया। शब्द सुनकर 8 लंबी तलवारों में मानो जोश आ गया और वे कांपने लगी। वे भयभीत नहीं हैं, बल्कि अनिच्छुक हैं। क्यूशू अनगिनत वर्षों तक गुलाम रहा है। हर 10,000 साल में खून की नदियां बहती हैं। वे 8 राज्यों के पहाड़ों और नदियों से जुड़े हुए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उनसे बहुत परिचित हैं। वे झुकने को तैयार नहीं हैं और वे जियोझोउ की भूमि को क्षेत्र के बाहर के राक्षसों द्वारा अपनी इच्छानुसार रौंदा हुआ नहीं देखना चाहते हैं। इस दिन क्यूशू में अंततः एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। टूटा हुआ। जियोफैन ने हल्का सा पी लिया। जवाब में 8 स्वर्ण ड्रैगन तलवारें टूट गईं। जैसे ही वे टूटे, उनमें से 8-10,000 फुट ऊंचे सुनहरे ड्रैगन उड़कर बाहर आ गए। कुछ सुनहरे ड्रैगन बहुत चमकते हैं, जबकि अन्य फीके होते हैं। ये भाग्य का ड्रैगन है, जो 8 राज्यों के भाग्य के अनुरूप है। स्वर्ग की कमान थामे आध्यात्मिक सौभाग्य बहाल करना। जियोफैन ने बड़बड़ाया, अपना दाहिना हाथ हिलाया और अनंत दिव्य मनका ने दिव्य प्रकाश उत्सर्जित किया। 8 सुनहरे ड्रैगन पवित्र बादलों का उत्सर्जन करते हुए मंदिर के ऊपर मंडराते रहे, जिससे मंदिर और यहाँ तक कि दिव्य मंदिर का पूरा क्षेत्र सुनहरे प्रकाश में जगमगा उठा। वह है 8 प्रांतों के रॉयल टोकन के अंदर लग ड्रैगन जानवर। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। महाराज, क्या आप मौत तक लड़ने जा रहे हैं? अगर हम इसमें असफल हो गए तो कोई रास्ता नहीं बचेगा।
हुओ वानली और झाओ वूजी हैरान थे। अन्य लोग स्पष्ट नहीं थे, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि जियो फैन क्या कर रहा था। 8 मूठ वाली सुनहरी ड्रैगन तलवार 8 राज्यों के भाग्य से जुड़ी हुई चीज है। इन्हें टुकड़ों में तोड़ने से 8 राज्यों का भाग्य सक्रिय हो जाता है और 8 राज्यों ने अपनी स्वर्णिम ड्रैगन तलवार खो दी। पृथ्वी के पर्वतों और नदियों के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति विस्फोटित होकर अनियंत्रित हो जाएगी। यदि नियंत्रित नहीं किया गया 8 राज्यों की आध्यात्मिक शक्ति कुछ ही समय में अपने चरम पर पहुंच जाएगी। लेकिन शिखर के बाद गिरावट आती है, जब तक कि वह ऐसे युग में प्रवेश न कर जाए जब आध्यात्मिक शक्ति सूख जाए। उस समय यदि ड्रैगन नस भाग्य को फिर से भरने का कोई तरीका नहीं है, तो 8 राज्य बेकार राज्य बन जाएंगे। वहुआंगझोउ जितना भी अच्छा नहीं आकाश में, वहुआंगझोउ से संबंधित सुनहरा ड्रैगन इस समय धुंधला था। यह आध्यात्मिक शक्ति के अतिरेक का परिणाम है। महाराज अंतिम लड़ाई लड़ने की योजना बना रहे हैं। यदि क्यूशु हार गया तो कोई भविष्य नहीं बचेगा। ये कैंग को जब सब कुछ समझ में आ गया तो उसने गहरी आवाज में कहा, आकाश में ऊपर जाना। जियो फैन ने हल्का सा पी लिया। 8 सुनहरे ड्रैगन क्यूशु महाद्वीप की ओर उड़े। फेसु चीनी डोमेन नाम के लिए एक क्लिक प्रत्यक्ष पहुंचते आनशिनझोउ। मानव जाति डोमेन पहले आसमान साफ था, लेकिन अचानक वह सुनहरा और चमकीला हो गया। शून्य में एक 10,000 फुट का सुनहरा ड्रैगन उड़ता हुआ आया, सुनहरी रोशनी बिखेरता हुआ धरती को सुनहरी बारिश की तरह नम कर रहा था। वह क्या है? क्या ये राक्षस जाति का ड्रैगन है? नहीं, ऐसा नहीं है, यह एक भ्रम है। असंख्य मानव जाति के प्राणी त्राही त्राही कर रहे थे। सुनहरे ड्रैगन द्वारा टपकाई गई सुनहरी वर्षा शरीर पर छिड़की गई, जिससे सभी प्राणियों को ताजगी का एहसास हुआ। यह मेरे दायरे की अड़चन है जो मुझे लगता है कि ढीली हो गई है। मुझे लगता है कि मेरी योग्यता में सुधार हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति अवशोषित हो गई है और अधिक केंद्रित है। सुनहरे ड्रैगन द्वारा छिड़की गई सुनहरी वर्षा में 8 राज्यों के भाग्य की शक्ति समाहित होती है। जो कोई भी बारिश में फंस जाएगा वह शुद्ध हो जाएगा और उसकी नसें भर जाएंगी, मानो उसका पुनर्जन्म हो गया हो। सुनहरा ड्रैगन ऊपर उठा और मानव जाति का क्षेत्र तेजी से चक्कर लगाता हुआ दानव और राक्षस जातियों के पास चला गया। दानव और राक्षस जनजातियों के प्राणी एक जैसे थे। सुनहरे ड्रैगन द्वारा उत्सर्जित स्वर्ण वर्षा से बपतिस्मा पाकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका पुनर्जन्म हुआ हो। राक्षस जनजाति के प्राणी हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। राक्षस जनजाति में अराजकता फैल गई और सभी प्राणियों ने सुनहरे ड्रैगन को देखकर घुटने टेक दिए और उसकी पूजा की। धन्यवाद ड्रैगन भगवान, यह अवश्य ही ड्रैगन भगवान होगा। ड्रैगन भगवान मेरे राक्षस जनजाति की देखभाल कर रहे हैं। ड्रैगन और फीनिक्स दानव जनजाति में पवित्र और अलंघनीय हैं। उन्होंने देखा कि सुनहरा ड्रैगन प्रकट हुआ और उसने सुनहरी वर्षा की, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका पुनर्जन्म हुआ हो, और वे तुरंत उत्साहित हो गए। 8 सुनहरे ड्रैगन त्यानशिनझोउ में फैल जाने के बाद वे अन्य 8 राज्यों में चले गए। पाताल लोक राज्य, किंगहुआंगझोउ, येहुआंगझोउ, झानहुआंगझोउ, योहुआंगझोउ, बहुआंगझोउ, मनहुआंगझोउ, वहुआंगझोउ। प्रत्येक राज्य के शून्य के ऊपर चमकदार सुनहरे ड्रैगन दिखाई दिए। सुनहरे ड्रैगन ने सितारों के समान सुनहरी वर्षा की, जिससे असंख्य प्राणियों के शरीर जल में डूब गए। ये प्रक्रिया 3 दिन तक चली। जियोझोउ में अनगिनत प्राणियों ने सुनहरे ड्रैगन की आकृति देखी। जियोझोउ उबल रहा था और हिल रहा था। अनगिनत लोग अपनी प्रतिभा को निखारने और बाधाओं को दूर करने की खुशी में डूबे हुए थे। मैं जियोझोउ का सम्राट हूँ, जियोफेन। जियोझोउ में भयंकर तबाही मचेगी। क्षेत्र के बाहर से ताकतवर लोग आएंगे और जियोझोउ के जीवों का वध करेंगे। वे हमारे साथ नीच चींटियों जैसा व्यवहार करेंगे और अपनी मर्जी से हमें रौंदेंगे। क्या तुम तैयार हो? तारों भरे आसमान पर, धरती पर, पहाड़ों और नदियों पर जियोफैन की आवाज कहीं से आई, जिसने जियोझोउ के प्राणियों के कानों को घेर लिया। महाराज सम्राट, जियोझोउ आपदा, क्षेत्र के बाहर से आए शक्तिशाली लोग। इसका अर्थ क्या है? जियोझोउ में कोलाहल मच गया। शीर्ष ताकतवर लोगों को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उनके दिलों में गुस्सा फैल गया, असीम क्रोध। जियोझोउ के प्राणी एक समूह हैं, लेकिन क्षेत्र के बाहर से आए ताकतवर लोगों द्वारा उन पर अत्याचार किया जाता है तथा उनके साथ चींटियों जैसा व्यवहार किया जाता है। ये भावना अनगिनत प्राणियों में प्रतिध्वनित होगी। विरोध करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह।
एक लंबी चुप्पी के बाद ज्यूझोऊ से अनगिनत प्राणियों की दहाड़ें आने लगी। यह आवाज ज्यूझोऊ के हर क्षेत्र में गूंज उठी, यहाँ तक कि बहुत दूर राक्षस क्षेत्र में भी प्रतिरोध की आवाजें अभी भी गूंज रही हैं। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। तुम सब मेरे लिए चिल्ला रहे हो, क्या तुम सुन रहे हो? मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। बूढ़े शेर ने अपने बेटे की ओर देखा, उसने आह भरी और जोर से चिल्लाया, मैं नहीं चाहता। दानव क्षेत्र की गहराई में गुफा में मो चांगत्सियन की अभिव्यक्ति जटिल थी। लंबे समय के बाद उसने आह भरी और जोर से चिल्लाया, मैं नहीं चाहता। राक्षस कबीले के पुराने पुरावशेष जैसे मो लाओगुआई और मोएओ भी एक साथ बोलते थे। दानव कबीले के पुराने पुरावशेष जैसे कि क्यूजू, क्यूइजू और जिनलिन लाओजू भी जोर से चिल्लाए और गुस्से से दहाड़ने लगे। कोई भी प्राणी गुलाम बनने को तैयार नहीं है, अपने जीवन और मृत्यु को क्षेत्र से बाहर के लोगों के हाथों में सौंपने और दूसरों को निर्णय लेने देने के लिए तैयार, विशेषकर उनके जैसे सबसे मजबूत। ज्यूझोऊ में प्रतिरोध की आवाज ने पहाड़ों, नदियों और सितारों को हिला दिया। जियोफेन मंदिर में शून्य के ऊपर खड़ा होकर इन सभी अनिच्छुक आवाजों को सुन रहा था। उसके मुंह के कोने पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई। ज्यूझोऊ के प्राणियों में अभी भी खून है, तो फिर ज्यूझोऊ को अभी भी उम्मीद है। ज्यूझोऊ प्राणियों, किसी भी कीमत पर लड़ो। जियोफेन की आवाज फिर से ज्यूझोऊ प्राणियों के कानों में सुनाई दी। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, इस क्षण ज्यूझोऊ पर आध्यात्मिक शक्ति फट गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, भयावह आध्यात्मिक शक्ति पूरे ज्यूझोऊ में फैल रही थी। ज्यूझोऊ पर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति पहले की तुलना में 3 गुना अधिक केंद्रित थी। ज्यूझोऊ के प्राणी उत्साहित थे, वे जानते थे कि यह महामहिम मानव सम्राट की ओर से पुरस्कार होगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। अनगिनत प्राणियों की चीखें ज्यूझोऊ में गूंज उठी। वे बहुत उत्साहित थे। हो वनली और झाओ वुजी, जिन्हें सच्चाई पता चली, वे कड़वे दिखे। ज्यूझोऊ के मूल की शक्ति को जलाकर महामहिम ने अपनी खुद की वापसी काट दी है। तेज चीनी डोमेन नाम एक क्लिक प्रत्यक्ष पहुंच। ज्यूझोऊ की मूल शक्ति जल रही है, इसका मतलब कि ज्यूझोऊ का कोई भविष्य नहीं है। ये भविष्य में अल्प अवधि की आध्यात्मिक शक्ति के बदले में असंख्य जीवन शक्तियों को जला रहा है। महाराज मरने वाले हैं और फिर बच जाएंगे। हो वानली ने आह भरी और अनुमान लगाया कि जियोफेन क्या करना चाहता था। लेकिन ऐसा मत कहो, महाराज अपना निर्णय स्वयं करेंगे। ठीक है, झाओ वूजी ने सिर हिलाया। ये कैंग और अन्य लोग उलझन में थे, लेकिन उन्होंने मामले की गंभीरता को सुना। ऐसा लगता है कि जियोफेन ने कुछ बड़ा किया है। ज्यूझोऊ के जीव दहाड़ने लगे, यहाँ तक कि मंदिर के भीतर के बलवान लोग भी अब पूरी ताकत से दहाड़ रहे हैं। जियाओफेन शून्य में खड़ा था और सांस छोड़ रहा था। उसके सामने मानव सम्राट के राजदंड की सुनहरी रोशनी बहुत मंद हो गई। आपकी कड़ी मेहनत, जियोफेन फुसफुसाया। राजदंड हिला और फिर गायब हो गया। अभी जियोफेन ने राजदंड की शक्ति का उपयोग करते हुए ज्यूझोऊ को एक संदेश भेजा। उसने स्वयं 8 स्वर्ण ड्रैगन तलवारें तोड़ दी और 8 राज्यों का भाग्य नष्ट कर दिया, जो उसके लिए बहुत बड़ी क्षति थी। ज्यूझोऊ के ऊपर स्थित अन्य 8 राज्यों की नींव क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10,000 साल की तबाही का परिणाम क्या होगा, सिवाय तियानशिनझोऊ के। अन्य 8 राज्य परित्यक्त स्थान बन जाएंगे और संभवतः हुआंगझोऊ से भी अधिक गरीब हो जाएंगे। कीमत भारी है, लेकिन जियोफेन डरता नहीं है। यदि ज्यूझोऊ लड़ने के लिए अनिच्छुक है और अभी भी हिचकिचाता है, इस 10,000 साल की तबाही से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे आत्मसमर्पण कर दो। उन्होंने इस पर चर्चा करने की योजना भी नहीं बनाई थी। कोई कसर न छोड़ें और पूरी ताकत से लड़ें। एक ही रास्ता है। मंदिर लौटने के बाद जियोफेन ने झाओ वूजी, ये कैंग और अन्य को कार्य सौंपे। 8 राज्यों की देखरेख की जिम्मेदारी दादाजी को सौंपी गई है। जियोफेन ने ये कैंग की ओर देखते हुए कहा। जब आसपास कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता था, तब भी जियोफेन ये कैंग को दादाजी कहता था। हाँ महाराज, ये कैंग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। झाओ वूजी, आपको उन पुराने पुरावशेषों को उचित चेतावनी देनी चाहिए जो पहले लड़ाई से बचते थे। अगर किसी के मन में अभी भी लड़ाई से बचने का विचार है और वह सुनने से इनकार करता है, तो उसे मार डालो। हाँ, झाओ वूजी सहमत हुए। हो वानली, बाद में आने वाले ज्यूझोऊ के राक्षसों को प्रशिक्षित करने में कोई कसर मत छोड़ो और मंदिर के नीचे सभी संसाधनों का उपयोग करो। जियोफेन ने फिर कहा। हाँ, हो वानली सहमत हो गईं। मूलतः पूर्व सम्राट ने स्वर्ग के मंदिर के नीचे बहुत सारे संसाधन छोड़े थे।
जियाओ फैन और ये कैंग एक बार वहां गए थे। अब जब जियो फैन सम्राट बन गया है तो वह भूमिगत महल के प्रतिबंध को तोड़ सकता है और अंदर के अनगिनत संसाधनों और खजानों को फिर से दिन की रोशनी दिखा सकता है। अगला जियो फैन ने भी कई आदेश जारी किए। यान पिंग और निंगयान जैसे लोग अब जियो फैन के आदेशों का पालन करते हैं। अगर वह चाहे तो अपने कामों में मदद के लिए दोनों राक्षसों में से अद्वितीय शक्तिशाली लोगों को भर्ती कर सकता है। उदाहरण के लिए गोल्डन विंग दापेंग के पूर्वज अत्यंत सम्मानजनक रवैये के साथ कभी कभी आते थे, लेकिन जियो फैन को अभी भी लगा कि इन लोगों का इस्तेमाल करना आसान था। इसके बाद जियो फैन ने कई आदेशों की घोषणा की। जियोझो के सभी कीमियागर एकत्रित हों और एकीकृत तरीके से रणनीतिक अमृत तैयार करें। रेफाइना एकत्रित हुए। ये कहा जा सकता है कि जियो फैन ने दीर्घकालिक सोचा। उन्होंने इसके गठन के बारे में भी सोचा। युद्ध शुरू हो गया और इसे समर्थन देने के लिए भारी संसाधनों की आवश्यकता थी, और खेती के लिए भी संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये कहा जा सकता है कि जियो फैन ने इन 300 वर्षों का उपयोग कैसे किया जाए, इसकी योजना बनाई है। झाओ गुजी और हो वनली ने एक दूसरे को देखा। हालांकि वे कुछ नहीं बोले, लेकिन वे आंखों से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। ये देखकर कि जियो फैन ने इसे इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित किया था, उन्हें राहत मिली। अन्यथा उन्हें सचमुच डर था कि जियोझो डूब जाएगा और फिर कभी दिन का प्रकाश नहीं देख पाएगा। ये सब करने के बाद जियो फैन एकांत में चला गया। वह अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। निरंतर मजबूत बनते रहो। जियो फैन मंदिर के गुप्त कमरे में गया। इतना ही, जियो फैन ने जटिल अभिव्यक्ति के साथ फुसफुसाया और अंत में कड़वी मुस्कान दी। निम्न स्तरीय लड़ाकू शक्ति युद्ध के मैदान में तोप का चारा भी नहीं है। एक बार जब 10,000 साल का युद्ध छिड़ जाता है तो उस तरह की स्थिति की कल्पना जियो फैन ही कर सकता है। लेकिन अब तो ऐसा ही होना चाहिए, जियोझो के लिए और आपके अस्तित्व के लिए भी, जियो फैन ने खुद से कहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आत्मा स्टार मैप में प्रवेश कर गई। स्टार मैप में आकाश में तारों को देखते हुए जियो फैन की लड़ाई की भावना बढ़ गई। आना, जियो फैन जोर से चिल्लाया। बूम बूम बूम। इसके बाद जियो फैन ने स्टार मैप में विभिन्न सितारों को तोड़ना शुरू कर दिया। वह बुराई से मुक्ति की स्थिति तक पहुंच गया है। यह बुराई से मुक्ति की स्थिति के कौशल का अभ्यास करने का समय है। ये कौशल जियो फैन ने पहले भी प्राप्त किया है। स्टार श्वास विधि, ऋषि स्तर शीर्ष ग्रेड। आधे दिन बाद जियो फैन ने लगातार 61 सितारों को तोड़ दिया और वह तभी रुका जब वह थक गया। फिर उन्होंने स्टार ब्रीदिंग विधि का अध्ययन करना शुरू किया। प्राचीन कौशल सभी श्वास पर आधारित है, जियो फैन ने खुद से कहा, और उसके शरीर में ज्ञान के बीजों ने हरे रंग की रोशनी उत्सर्जित की जो जियो फैन के चारों ओर बहने लगी। सांस लेने, ये सभी कौशलों का मूल है। तेज चीनी डोमेन नामों तक एक क्लिक सीधी पहुंच। तारे बदलते हैं, तारे स्थानांतरित होते हैं। स्टार श्वास विधि, ये तकनीक अनगिनत वर्षों से लुप्त हो चुकी है। हर सांस आकाश में तारों की शक्ति को सक्रिय कर सकती है। अदृश्य रूप से अपने आप को सितारों द्वारा संरक्षित होने दे, स्वयं को उत्कृष्ट स्थिति में ला सकता है, चाहे वह आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करना हो या स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को महसूस करना हो। नहीं, ये बहुत मजबूत है। जियो फैन ने आहें भरते हुए देखा। इस तकनीक के अभिलेख व्यापक हैं तथा यहाँ तक कि इसकी उत्पत्ति का भी परिचय दिया गया है। लेकिन ये तकनीक अभ्यास करने में बहुत कठिन और डरावनी थी, इसलिए अंततः इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। ये केवल कुछ शक्तिशाली रूढ़िवादी परंपराओं में ही पाया जाता है। इस कारण से जियो फैन ने यहाँ तक कि अफसोस जताया कि स्टार डू आरेख के रहस्य में इस स्तर की तकनीकें भी शामिल थीं। पवित्र स्तर का उच्चतम स्तर राहत क्षेत्र में सबसे मजबूत तकनीक से मेल खाता है। जियो फैन स्टार डू 2 में कड़ी मेहनत कर रहा है। समय गुजर जाता है। 1 साल बीत गया। जियो फैन के पास खुद एक मजबूत आभा है और वह इस अवधि के दौरान आधे समय भी बाहर नहीं गया है। उनका क्षेत्र राहत क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गया है। ये तो बस अफसोस की बात है, शेष हजारों प्राचीन कलाकृतियों को परिष्कृत किया जा चुका है। अब दानव लोक में जाने का समय आ गया है, जियो फैन ने खुद से कहा। अब उसे खुद पर पूरा भरोसा था। गुप्त कमरे से बाहर निकलने के बाद जियो फैन की आभा मजबूत और भयानक थी और उसके हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि दिव्य शक्ति आ रही है। जियो फैन कड़वाहट से मुस्कुराया और अपनी ऊर्जा छुपा ली। स्टार ब्रीदिंग विधि द्वारा जियाओ फैन में लाया गया सुधार आश्चर्यजनक था। जियो फैन मंदिर में आया और झाओ गुजी और ये कैंग को आदेश दिया, उन्हें अपने लिए प्राचीन वस्तुएं एकत्रित करने दें।
वह चीज चाहता है जो दुर्लभ हो, जिसका इतिहास हो और जो पुरानी हो। उन दोनों ने तुरंत ऑर्डर स्वीकार कर लिया और बिना कोई सवाल पूछे काम पर लग गए। जियोफैन को पहले से ही प्राचीन वस्तुओं से प्यार था, ये क्यूशू में कोई रहस्य नहीं है। वास्तव में कुछ लोगों को लंबे समय से संदेह था कि जियोफैन के इतनी जल्दी शक्तिशाली बनने का कारण उन प्राचीन कलाकृतियों से संबंधित हो सकता है। यहाँ तक कि अफवाहें हैं कि जियोफैन ने कुछ प्राचीन कलाकृतियों से प्राचीन विरासत प्राप्त की है। जियोफैन के ये समझाने के बाद उसने सीधे शून्य को चीर दिया और दानव क्षेत्र की गहराई के लिए छोड़ दिया। दानव लोक की गहराई में, अरे भाई, मुझे तुम्हारी याद आती है। जियो जिन उदास दिख रहा था और क्षितिज की ओर अचंभित होकर देख रहा था। बूढ़े शेर ने एक तरफ आह भरते हुए कहा, बच्चे, क्या तुमने पिताजी के साथ पर्याप्त समय बिताया है? बहुत समय पहले की बात नहीं है। नहीं पिताजी, मुझे गलत मत समझिए। जियो जिन ने बार बार अपना सिर हिलाया। जियाओफैन को यहाँ से गए 1 साल से अधिक समय हो गया है। कोई भी हिला नहीं। जियो जिन को तब याद आया कि जियोफैन की याददाश्त बहुत अच्छी नहीं थी। इससे पहले भी कई बार मैंने उसे भूखा रखकर मार डाला था। शक्तिशाली बैल दानव कबीले के कई रक्षक हाथ और पैर खोए हुए जमीन पर पड़े थे। उनके खोए हुए अंग ठीक हो रहे हैं, लेकिन ठीक होने की गति बेहद धीमी है। जल्दी करो और ठीक हो जाओ, मूर्ख, बूढ़ा शेर दहाड़ते हुए अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। हाँ, शक्तिशाली बैल दानव कबीले के रक्षकों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और फिर उन्होंने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके स्टंप को बहाल कर दिया। क्या बूढ़ा शेर यह नहीं देख सकता कि जियो जिन क्या सोच रहा है? मैं इस घटिया जगह पर 1 साल से हूं, न कोई परेशान हो जाता है। पिछले 1 साल से बूढ़ा शेर अच्छे मूड में है, जियो जिन ने उसे बताया। जियोफैन को भी पहले आध्यात्मिक मांस खाना पसंद था, लेकिन उसके विपरीत उसने राक्षसों का एक समूह पाला और जब भी वह चाहता था उन्हें खा लेता था। फिर उन्हें अपने अंगों को ठीक होने दे और खाना जारी रखें। ये जानते हुए कि वह अब भी ऐसा कर सकता है, बूढ़े शेर को अफसोस हुआ। वह अनगिनत वर्षों तक भूखा रहा। यदि उसे पहले पता होता कि संसाधनों को पुनर्जीवित किया जा सकता है, तो वह उन जीवों को नहीं निगलता जो गलती से पहले यहाँ प्रवेश कर गए थे। क्या इसे रखना और धीरे धीरे खाना बेहतर नहीं है? क्या इसकी खुशबू अच्छी नहीं है? सिस्कारी इस समय एक स्थानिक दिखाई दी। बूढ़े शेर ने भौहें सिकुड़ी। बहुत दिनों बाद मिले। जियोफैन ने जियो जिन की ओर देखा। बड़े भाई, ओह, तुमने सचमुच मुझे याद किया। जियो जिन इतना उत्साहित था कि वह आंसू बहाते हुए जियोफैन के पास पहुंचा। मैं नहीं चाहता कि आप और मेरा बच्चे कुछ समय के लिए फिर से एक हो जाएं। जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब बूढ़े शेर ने जियाओफैन को देखा तो वह हैरान रह गया। इतना मजबूत, यद्यपि दूसरे पक्ष से निकलने वाली आभा कुछ हद तक छिपी हुई थी, फिर भी वह इसे महसूस कर सकता था और यह बेहद भयानक था। शक्तिशाली बुलडैमन कबीले के रक्षकों का एक समूह कांप उठा जब उन्होंने जियोफैन को आते देखा। वे चुप रहे, चुपचाप अपने अंगों को ठीक करते रहे। भाई, हम कब जा रहे हैं? जियो जिन ने जल्दी से पूछा, लेकिन ये कहने के बाद वह चुपचाप पीछे मुड़ा और बूढ़े शेर की ओर देखने लगा। पिताजी, मैं बाहर जाकर देखूंगा। मैं बाद में आपसे मिलने आऊंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो, बूढ़े शेर ने असहाय होकर कहा। जियोफैन कड़वाहट से मुस्कुराया। ये शेर, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बार आप दोनों साथ में जा सकते हैं, जियोफैन ने कहा। जियो जिन और बूढ़ा शेर दोनों दंग रह गए और जियोफैन को देखने लगे। जियोफैन की कलाई पर अथाह दिव्य मनका से दिव्य प्रकाश निकला और फिर उसने वेदी पर धीरे से चिल्लाया, खोल दो। क्रैक क्रैक क्रैक, वेदी से प्रकाश की चमकदार किरणें निकली और बूढ़े सिंह के शरीर की जंजीरें टूट गईं। मैं आजाद हूँ। तेज चीनी डोमेन नामों तक एक क्लिक सीधी पहुंच। बूढ़ा शेर इतना उत्साहित था कि वह आसमान की ओर पागलों की तरह दहाड़ने लगा। हा 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 हा। 70,000 साल, मैं 70,000 साल से बंद था। आखिरकार आजाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। 70,000 वर्ष। अकेलेपन और वीरानी की यह भावना आम लोगों के लिए समझ से परे है। अब टुन वुदाओ अंततः स्वतंत्र है। पिता, जियो जिन भी बेहद उत्साहित था। मेरे पिता आजाद हैं। जियोफैन शांत दिख रहा था और शून्य में खड़ा था। वेदी की शक्ति लुप्त हो रही थी और जंजीरें धीरे धीरे धूल में बदल गईं। वुदाओ को निगलने की बूढ़े शेर की आभा बढ़ती जा रही है, कदम दर कदम चढ़ती जा रही है। बूम, एक बहुत बड़ा दबाव बाहर निकल आया। यह आभा राहत क्षेत्र को पार कर जीवन हत्या क्षेत्र तक पहुंच गई।
पास में ही स्थित शक्तिशाली बैल दानव कबीले के कई रक्षक जिनके अंग कटे हुए थे, वे घबराहट में पीले पड़ गए। ये बूढ़ा राक्षस बहुत डरावना है। उत्तेजना के बाद बूढ़ा शेर धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी खुशी से भरा हुआ था। बच्चे, क्या तुम मुझे जाने दोगे? बूढ़े शेर ने जियाओ फैन की ओर देखा। हे, ये ठीक है, जियो फैन ने शांति से कहा। हे, तुम एक अच्छे इंसान हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को नहीं मारूंगा, लेकिन क्यूशू के बाकी जीवित प्राणियों को मरना होगा और उस कमीने सम्राट के साथ दफन होना होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, बूढ़े शेर ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी आवाज में ठंडी हत्या की मंशा थी। पिता, जियो जिन उलझन में था। उसके पिता क्यूशू और मानव सम्राट से नफरत करते थे। बेशक वह ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता मुक्त होते ही क्यूशू को नष्ट करने की योजना बनाएंगे। हाँ, बच्चे, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पिता के 70,000 साल के अकेलेपन की कीमत उनके 9 राज्यों के प्राणियों के खून से चुकानी होगी। बूढ़े शेर ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय वह बेहद दबंग था। दानव लोक की गहराई में स्थित आध्यात्मिक शक्ति बेचैन है और संसार कांप रहा है। बूढ़ा शेर अपनी जान लेने की हद तक पहुंच गया है। ये क्यूशू की छत को पार कर गया है। यदि वो क्यूशू जाता है तो कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम सफल हो जाओगे, जियो फैन ने व्यंग्य किया। तुम मुझे रोकना चाहते हो? बूढ़ा शेर अचंभित रह गया। दूसरे पक्ष ने बिना किसी शर्त के सीधे अपनी मुहर खोल दी। यह बहुत अजीब, ऐसा क्यों है? योजना क्या है? यदि उन्हें सामान्य तरीके से रिहा भी कर दिया जाए तो क्या उन्हें कुछ शर्तें रखनी होंगी? लेकिन दूसरी ओर की मानव जाति ने कोई शर्त क्यों नहीं रखी? मेरे सामने समर्पण करो और कोई परेशानी मत पैदा करो, अन्यथा मैं तुम्हें यही दबाता रहूंगा और कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाओगे। जियो फैन ने शांति से कहा। ये सब आपके बारे में है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, ये सुनकर बूढ़ा शेर क्रोधित हो गया। क्या तुम सोचते हो कि तुम क्यूशू हो या पूर्व क्यूशू? क्या तुम सोचते हो कि तुम पूर्व मानव सम्राट हो? आप इसे आजमा सकते हैं, जियाओ फैन ने शांति से कहा। उसकी आभा बढ़ रही थी। यदि वह इस बूढ़े शेर को छोड़ने की हिम्मत करता है तो वह उसे यहाँ दबा सकता है। हाँ, तुम अभिमानी बच्चे, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम अजेय हो क्योंकि तुम मानवता के सम्राट हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें नहीं पता होगा कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी ऊंची है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, बूढ़ा शेर क्रोधित हो गया और उसकी आभा अचानक कई गुना बढ़ गई। एक क्षण में पास का शून्य कांप उठा और विकृत भी हो गया। वह इस जीवन नाशक क्षेत्र की आभा को सहन नहीं कर सका। पिताजी, मत करो, जियो जिन घबरा गया और तुरंत जियो फैन के सामने खड़ा हो गया। रास्ते से हट जाओ, बूढ़े शेर ने गुस्से से कहा। मुझे उसे सबक सिखाने दो। चिंता मत करो, पिताजी उसे नहीं मारेंगे। ये और यह भी काम नहीं करेगा। जियो जिन ने दहाड़ लगाए, लेकिन वह बहुत कमजोर था। बूढ़े शेर का सामना करते हुए, जो अपनी पूरी ताकत से फट पड़ा था, वह डर से कांप रहा था। रास्ते से हट जाओ, सब ठीक है। इस समय जियो फैन शांति से बोला। भाई, ठीक है। जियो जिन अंततः सहमत हो गया। चूंकि जियो फैन ने ऐसा कहा है तो वह आश्वस्त होगा। जियो जिन ने अब तक जियो फैन की प्रगति देखी है। हालांकि जियाओ फैन ने दबंगई से काम लिया और कभी पीछे नहीं हटा, उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसके बारे में वह निश्चित था। चलो लड़ते हैं, जियो फैन ने शांति से बूढ़े शेर को देखा। हे, हाँ, लड़के, तुम में हिम्मत है। बूढ़ा शेर दहाड़ा। वेदी के दमन के बिना, बेड़ियां और मुहरें खोलने के बाद उसकी ताकत भयानक थी। निगलना। बूढ़े शेर ने अपना विशाल मुंह खोला और असीम चूषण शक्ति फूट पड़ी तथा आसपास की हर चीज को अपने पेट में खींचने की कोशिश करने लगा। जलाना। जियो फैन ने शांति से बात की और लाल आकाश से राक्षसी लपटें उसके दाहिने हाथ में प्रकट हुई, जो धीरे धीरे एक नीली ज्वलन तलवार में परिवर्तित हो गईं। जाना। जियो फैन ने हल्का सा पी लिया। जलती हुई तलवार भयानक नीली लपटों के साथ गूंज उठी और तुरंत ही बूढ़े शेर के मुंह पर हमला कर दिया। बूढ़े शेर की आंखें सिकुड़ गईं। इस नीली तलवार से उसे संकट का एहसास हुआ और लंबी तलवार की सांस बहुत परिचित है। क्या वह नीली लौ है? बूढ़े शेर को याद आया कि पहली बार जब वह जियो फैन से मिला था तो उसने उसका मुंह जला दिया था। इसलिए उन्होंने तुरंत बोलना बंद कर दिया और आगे इसे समझने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हालांकि
उन्होंने कोई डर नहीं दिखाया और मुक्का मारकर बाहर निकल गए। जियो फैन केवल राहत क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है, इससे उसे क्या नुकसान हो सकता है। बूढ़ा शेर अभी भी घमंडी है। उसने सोचा कि जब तक वह नीली लौ को अंदर नहीं लेगा तब तक वह ठीक रहेगा, लेकिन मेरे दिल में जो धड़कनें उभरी वे खत्म नहीं हुई। बूढ़ा शेर दंग रह गया। उसकी मुट्ठी नीली तलवार से टकरा गई थी। आह! फेसु चीनी चीनी डोमेन नाम एक क्लिक प्रत्यक्ष पहुंच नीली ज्वलंत तलवार लाल आकाश दानव ज्वाला से संघनित थी, जिसमें असीम अग्नि विशेषता शक्ति थी। हालांकि बूढ़े शेर का शरीर बहुत शक्तिशाली था, फिर भी जब उसने लाल आकाश दानव ज्वाला का सामना किया तो उसे बहुत नुकसान हुआ। एक पल में वह नीली ज्वाला से जल गया। लानत है, लानत है! विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बूढ़ा शेर क्रोधित था, उसकी सांस तेज हो गई थी और वह इन नीली लपटों को झटक देना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह लापरवाह था और यह बेकार था। हालांकि निगलने वाला शेर कबीला शक्तिशाली है और निगलने की शक्ति रखता है, लेकिन साथ ही उनकी निगलने की शक्ति भी उनकी कमजोरियों में से एक है। इसीलिए उसने बात करना बंद कर दिया और जियाओ फैन से सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। नतीजतन वह लंबी तलवार का प्रतिरोध करने के लिए अपने शरीर की शक्ति का उपयोग करना चाहता था, लेकिन ज्वलंत तलवार की शक्ति बहुत अधिक थी। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? जियो फैन ने शांति से बात की और उसकी आंखों में भी आश्चर्य था। जब उन्होंने पहली बार शिया क्षेत्र में प्रवेश किया तो चिक्सियाओ दानव ज्वाला आसानी से शिया क्षेत्र को मार सकती थी, और यहाँ तक कि दानव कबीले के पुराने पुरावशेष जैसे मोचानगक्सियन कुछ ही सांसों में चिक्सियाओ दानव ज्वाला से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन इस बूढ़ा शेर अभी भी प्रतिरोध कर रहा है। यद्यपि वह दुखी है, लेकिन हार का कोई संकेत नहीं है। जमा करना। लड़का घमंडी। बूढ़ा शेर दहाड़ा और उसके शरीर के सुनहरे बाल लाल हो गए और उसके शरीर में खून और ऊर्जा उबलने लगी। इस बूढ़े आदमी ने सीधे अपना खून जला दिया और जियो फैन से लड़ने के लिए मूल की शक्ति का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे उसकी सांस बढ़ती गई, बूढ़े शेर को ढकने वाली नीली ज्वाला उसके द्वारा विलुप्त हो गई। बहुत अच्छा! जियाओ फैन न केवल नाराज हुआ बल्कि उसकी जगह हंसने लगा। आप किस पर हंस रहे हो? बूढ़ा शेर जियो फैन से अपमानित महसूस कर रहा था। आप जितने मजबूत होंगे मुझे उतनी ही खुशी होगी। मैंने सोचा कि जियोझोउ में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था और ताकत को मापा नहीं गया था, इसलिए आपके साथ अभ्यास करना सही था। जियो फैन शांति से मुस्कुराया। तू बूढ़ा शेर गुस्से से गिरने ही वाला था। यह नया सम्राट पिछले सम्राट से भी अधिक कष्टप्रद है। जियाओ फैन ने जो कहा वह सच है। रिहाई के दायरे में पदोन्नत होने के बाद जियोझोउ के प्राणियों के पास उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। इस बार 1 वर्ष के एकांतवास के बाद वह मुक्ति के क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गया। उसकी ताकत कई गुना अधिक है। उसने सोचा कि विपत्ति आने से पहले उसके पास पूरी ताकत से लड़ने का कोई मौका नहीं था। सौभाग्यवश वहां एक बूढ़ा शेर था। मरना। बूढ़ा शेर दहाड़ा और उसकी सांसें और भी भयानक हो गईं और वह जियो फैन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ा। पिताजी! जियो जिन चौंक गया। अगर इन दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो वह बहुत दुखी होगा। झगड़ा करना। जियो फैन जोर से चिल्लाया। लाल आकाश दानव ज्वाला जो अभी अभी बूढ़े शेर द्वारा फैलाई गई थी फिर से संघनित हो गई और सभी जियो फैन के शरीर में लौट आए, जिससे एक ज्वाला कवच बन गया। जियो फैन ने फीनिक्स विधि का उपयोग नहीं किया और बस अपने शरीर की ताकत से बूढ़े शेर से लड़ा। टकराना टकराना, बूम बूम बूम। राक्षस राज्य की गहराई में पृथ्वी अचानक हिल गई, मानो दुनिया का अंत हो गया हो। इसने राक्षसों के क्षेत्र को भी हिला दिया, जिससे भूमि अशांत हो गई। तुम पफ! बूढ़े शेर ने बार बार खून की उल्टी की। जियो फैन की ताकत इतनी भयानक थी कि वह उसका विरोध नहीं कर सका। हे, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? जियाओ फैन ने व्यंग्य किया। हालांकि वह घायल था, लेकिन ये बिल्कुल भी गंभीर नहीं था और उसकी कई घातक चालें बेकार गईं। उसने तो अपनी शारीरिक शक्ति से ही उस बूढ़े शेर से लड़ाई कर ली। बच्चे, तुम चाहते हो कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं? तुम सपना देख रहे हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बूढ़ा शेर दहाड़ता हुआ जियाओ फैन से लड़ने लगा। पास में स्थित शक्तिशाली बैल दानव कबीले के रक्षक दोनों के बीच हुए युद्ध के परिणाम से भयभीत हो गए और जमीन पर घुटने टेक दिए। लेकिन जियो जिन बहुत सुरक्षित था, क्योंकि चाहे वह जियो फैन हो या बूढ़ा शेर, वे जियो जिन को प्रभावित होने से बचाने के लिए जानबूझकर उसकी सांस से बचेंगे। लड़ाई चली आधे दिन के लिए। बूढ़े शेर से खून बह रहा था और उसके सभी दांत जियो फैन ने तोड़ दिए थे,
और उसकी सांसें कमजोर हो गई थीं। क्या तुम आश्वस्त हो? जियोफेन ने शांति से कहा। यदि तुम अभी भी आश्वस्त नहीं हो तो मैं तुम्हारा शेर का कोड़ा ले लूंगा और बाद में उसे शराब में भिगो दूंगा। बूढ़ा शेर, उसने यह बात अपने बेटे से सुनी थी। जियाओफेन को चाबुक और गुर्दे खाना पसंद है। यदि उसका कोड़ा सचमुच शराब में भीगा हुआ हो या दूसरे पक्ष ने उसे खा लिया हो, इस जीवन में उसे लोगों का सामना करने में शर्म आएगी। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। बूढ़े शेर ने अपना सिर झुका लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जियाओफेन को कम आंका था और अब वे उसे हरा नहीं सकते। बहुत अच्छा। जियोफेन ने सिर हिलाया और सांस छोड़ी। बूढ़े शेर के साथ बड़ी लड़ाई करके उसे बहुत खुशी हुई। उसके बाद आप जियोझोउ में एक स्थिर जीवन जीते हैं और बेतरतीब ढंग से मारे नहीं जाते। क्या आप समझते हैं? समझ गया। बूढ़ा शेर अभी भी थोड़ा क्रोधित था। 10,000 साल की सबसे बड़ी तबाही आ रही है। जब तबाही खत्म हो जाएगी तो आपको अपनी ताकत का योगदान देना होगा और आप आज़ाद हो जाएंगे, जियाओफेन ने कहा। क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी लड़ाई में मदद करूं? बूढ़ा शेर खुश नहीं था। उसे पिछले मानव सम्राट ने पकड़ लिया था। उसे जियोझोउ लड़ाई में मदद करने के लिए कहें। वह कैसे तैयार हो सकता है? यदि आप नहीं चाहते हैं तो आपको अभी फिर से दबाया जा सकता है और मुझे शेर का कोड़ा भी चाहिए। जियोफेन ने हंसते हुए कहा। तुम। बूढ़ा शेर गुस्से में था। उसकी आंखें जल रही थीं। वह लड़ना चाहता था लेकिन नहीं लड़ सका। ठीक है, चलिए चलते हैं। तेज चीनी डोमेन नामों तक एक क्लिक सीधी पहुंच। जियोफेन बूढ़े शेर पर ध्यान देने में बहुत आलसी था। वैसे भी जियोजिन अभी भी क्यूशू में है। समय आने पर वह निश्चित रूप से योगदान देंगे। अगर वह योगदान नहीं भी देता है तो भी कोई बात नहीं। उसे बस जियोफेन के लिए एक छोटा सा उपकार करना है। जियोफेन जियोजिन और ओरलान के साथ चला गया। शून्य को चीर दो और चले जाओ। खंडहर के नीचे शक्तिशाली बैल दानव कबीले के कई रक्षक अचंभित रह गए। क्या अब हम स्वतंत्र हैं? क्योंकि वे चले गए हैं। अब तो ऐसा ही लगता है। हम स्वतंत्र हैं, हम जा सकते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। इन शक्तिशाली बैल राक्षसों के रक्षक बहुत उत्साहित थे। लेकिन उत्साहित होने के बाद एक गार्ड ने कहा, ठीक है, तो ये दानव क्षेत्र में गहरी है, हम वापस कैसे जा सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नील दावजी अवाक रह गई। दानव लोग कहाँ हैं? यह अंतहीन रसातल है। दानव क्षेत्र से अनगिनत मील दूर जियाओफेन, लाओ शिजी और जियाओजिन ने दानव क्षेत्र की गहराई को छोड़ दिया। बूढ़े शेर ने बाहरी दुनिया से ताज़ी हवा में सांस ली और अचानक तरोताजा महसूस किया। हाँ, आज़ादी, यही आज़ादी है। बूढ़े शेर ने आह भरी। अब से और अधिक ईमानदार बनो, नहीं तो मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से दबा दूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास ये क्षमता है। जियोफेन ने फिर याद दिलाया। बूढ़े शेर को क्यूशू से नफरत है और ऐसे पृथक प्राणी अनजाने में ही निम्न स्तर के प्राणियों से घृणा करेंगे। जियोफेन ये बात अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने बूढ़े शेर को पीटना जारी रखा। ठीक है, मैं समझ गया, बूढ़े शेर ने दुखी होकर कहा। जियोफेन ने आह भरी और जियोजिन की ओर देखा। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मेरे साथ वापस जा रहे हो? बड़े भाई, पहले मुझे अपने पिता को घुमाने ले चलो। मैं उन पर नजर रखूंगा। जब वे इधर उधर की बातें करना बंद कर देंगे तो मैं तुम्हें ढूंढने मंदिर जाऊंगा। जियोजिन ने झिझकते हुए कहा। ठीक है। जियोफेन ने सिर हिलाया, फिर बूढ़े शेर की ओर देखा। वह झिझका, अभी भी थोड़ा चिंतित था, इसलिए बूम बूम फीनिक्स धर्म जियोफेन के पीछे प्रकट हुआ और उसकी अपनी आभा फट गई। पास का शून्य मुड़ गया और कांपने लगा, जिससे चीखने की आवाज आई। ऐसा करने के बाद जियोफेन शून्य को चीरता हुआ चला गया। बूढ़ा शेर दंग रह गया। थोड़ी देर बाद वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। क्या तुम जाने से पहले मुझे मारना चाहते हो? यद्यपि यह एक बनावटी मुस्कान थी, फिर भी बूढ़े शेर की आंखों में गहरा आघात छिपाया नहीं जा सका। ये बच्चा इतना ताकतवर है कि अभी लड़ाई में उसने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई। इसके बाद बूढ़ा शेर एक मानव में बदल गया, एक गोरा बूढ़ा आदमी, लंबे सुनहरे बाल, सुनहरी दाढ़ी, सुनहरी आंखें। पिताजी, यह क्या है? जियोजिन हैरान रह गया। बेशक, ये वही है जो पिताजी के रूपांतरित होने के बाद दिखता है। वैसे बच्चे, तुम अभी तक रूपांतरित होना नहीं जानते। चलो, पिताजी तुम्हें सिखाएंगे। हमारे परिवार को रूपांतरित होने के लिए एक विशेष विधि की आवश्यकता है। बूढ़ा शेर धीरे से मुस्कुराया। कुछ समय बाद जियाओजिन भी मानव रूप में बदल गया।
उसके लंबे सुनहरे बाल, सुनहरी आंखें, सुंदर रूप और असाधारण सुंदरता है। वाह, मैं बहुत सुंदर हूँ। ज़ियाउजिन बहुत उत्साहित थी। हा, जब हम छोटे थे तो तुम और मैं एक जैसे दिखते थे। बूढ़े शेर ने भावुक होकर आह भरी, मानो उसने खुद को अपनी जवानी में देखा हो। पिताजी, चलो मंदिर चलते हैं। मैं चाहती हूँ कि वे मेरा सुंदर रूप देखें। जियोजिन इतना उत्साहित था कि उसे जियोफैन को इतनी जल्दी न जाने देने का अफसोस हुआ। यह नहीं बच्चे, तुम पहले पापा को पहाड़ों और नदियों के दृश्यों का आनंद लेने के लिए ले जाओ। ठीक है। ज़ियाउजिन के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बूढ़ा शेर उस राक्षस जियोफैन को नहीं देखना चाहता। अगला शेर और उसका बच्चे भाग गए। क्यूशू की सुंदरता की सराहना करना शुरू करें। जियोफैन मंदिर में लौट आया। उन्होंने झाओ हुजी और अन्य लोगों को बूढ़े शेर के बारे में बताया। झाओ हुजी से कहे कि वह उस स्थान पर निगरानी रखने के लिए किसी को भेजे, और यदि बूढ़ा शेर कुछ भी अतिशयोक्ति करता है तो उसे तुरंत सूचित करें। जैसा आपका आदेश हो। झाओ हुजी सहमत हुए। प्राचीन वस्तुओं का संग्रह कैसा चल रहा है? जियोफैन ने पूछा। महाराज अभी भी उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। अब लगभग 1 लाख टुकड़े हैं, झाओ हुजी ने सम्मानपूर्वक कहा। बहुत अच्छा, संग्रह जारी रखो। जियोफैन ने सिर हिलाया। हाँ, झाओ हुजी ने आदेश ले लिया। जियोफैन अब क्यूशू में सभी पुरावशेषों को एकत्रित करेगा। फिर वह एक अजीब सफलता हासिल करता है। जब तक पुरावशेष वितरित नहीं हो गए तब तक जियोफैन ठीक था। उन्होंने संक्षेप में प्रत्येक राज्य की स्थिति के बारे में पूछा। मूलतः कुछ विरोधी और असंतुष्ट शक्तियां थीं, लेकिन 10,000 वर्ष की तबाही के बारे में सच्चाई जानने के बाद इन शक्तियों ने भी स्वेच्छा से संसाधन और आध्यात्मिक पत्थर दान कर दिए। प्रलय से पहले अंततः सब कुछ बादल बन जाएगा। जियोफैन को ये कैंग, झाओ हुजी और अन्य लोगों द्वारा आश्वस्त महसूस हुआ। मंदिर में अब हजारों राक्षस हैं। इनमें येहुआन राज्य से चूफैंग, नेदरवर्ल्ड राज्य से वांग यू और अन्य भी शामिल थे। चूफैंग पहले एक दिव्य जनरल था, लेकिन वांग यू का चयन हाल ही में हुआ था। इन 1000 राक्षसों को दिव्य सेनापति बनने के लिए चुना गया है। उन्हें शीर्ष स्तरीय कौशल की विरासत मिली है और अभी भी भूमिगत महल के विशाल संसाधनों द्वारा उनका पालन पोषण किया जा रहा है। तेज चीनी डोमेन नामों तक एक क्लिक सीधी पहुंच। महाराज से मिले। जियोफैन यात्रा करने के लिए चला गया। चूफैंग, वांग यू और अन्य राक्षसों ने झुककर सलामी दी। दिव्य सेनापति मानव सम्राट के प्रत्यक्ष वंशज हैं। तियानजी संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र में जिन स्वर्ण कवचधारी योद्धाओं को ज़ियाओफैन ने देखा, वे सभी पूर्व दिव्य सेनापति थे। ये लोग ज़ियाओफैन के प्रति वफादार हैं। युनचे और युनलो भी शामिल हैं। इसके अलावा तियानशेन राज्य के राक्षस जिन्हें जियोफैन ने देखा था, जैसे कि स्कारलेट स्पिरिट ड्रैगन, स्कारलेट डेमन लॉर्ड और लैन लिन, सभी दिव्य जनरल बन गए। दिव्य जनरल बनकर कोई भी क्यूशू के शीर्ष कौशल प्राप्त कर सकता है और बड़ी मात्रा में संसाधनों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। यह एक ऐसी चीज है जिसके पीछे सभी जातियों के राक्षस पागल हैं। यहाँ तक कि जब पहले स्थान का चयन किया गया था तब भी झगड़े हुए थे, लेकिन जियोफैन उस समय एकांतवास में था, इसलिए उसे इसके बारे में पता नहीं था। ची लिंगलोंग, ची मोजुन और अन्य लोगों के चेहरे पर जियोफैन को देखने के बाद अलग अलग भाव थे। युनचे और युनलो सम्मानपूर्ण दिखे। लैन उलझन में दिख रही थी और थोड़ी शर्मा रही थी। जियोफैन ने एक पल के लिए सोचा, फिर नियू गुईवान, नियू जिंगजुन और अन्य को स्टोरेज बैग से बाहर फेंक दिया। जियोफैन ने 1 साल से अधिक समय से इन्हें नहीं खाया है। इस अचानक उपस्थिति से ये लोग थोड़ा असहज हो गए। वे आत्मिक पशु की थैली में थे और उन्हें पता नहीं था कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। नहीं उन्हें पता था कि जियोफैन मानव सम्राट था। कहाँ है ये जियो ज़ियाओफान, तुम नियू जिंगजुन और अन्य लोग हैरान दिखे। जियोफैन उन पर ध्यान देने में बहुत आलसी था और उसने हो वानली को देखा। वे तुम्हारे लिए छोड़ दिए गए हैं। एक देव जनरल बनो। हाँ महाराज, हो वनली ने आदरपूर्वक कहा। नियू जिंगजुन और अन्य प्रतिभाशाली राक्षस हैं जो देव सेनापति बनने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। उसके बाद जियोफैन पलटा और चला गया। कामी चान, ये सुनकर नियुगुई राजा को झटका लगा। उसने सोचा कि जियोफैन ने इस व्यक्ति से उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए कहा था। आखिर वह कैसे विश्वास कर सकता था कि जियोफैन इतना दयालु होगा कि उन्हें जाने देगा। उन्हें एक मौका दीजिए। जियोफैन अपने पुराने दोस्त को फिर से देखने गया। वो क्विंग्यान और कियाओरोंग दोनों यहाँ हैं। नानगोंग, लिंगक सुआन, हुरुई और अन्य लोग मंदिर में रहे हैं।
वे एक दूसरे को पहले से जानते हैं और पिछले वर्ष लगभग हर समय साथ ही रहे हैं। लैन झांके और किंग एरमोर कबीले में हैं। झाओ यानफू और ली एर मंदिर में थे। लियर फिर से लंबा हो गया है और उसके चेहरे की कोमलता काफी हद तक फीकी पड़ गई है और उनकी साधना का स्तर भी काफी सुधर गया है। अब जब वह युवानहुन क्षेत्र की महान पूर्णता तक पहुंच गया है तो वह क्षेत्र को दबा रहा है और उसे तोड़ना नहीं चाहता है। पिताजी, मुझे किसी कौशल की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्या मेरा क्षेत्र बेहतर होता रहेगा? ली ने उत्सुकता से पूछा। प्राचीन पवित्र शरीर बहुत खास है। इस शरीर के बारे में सबसे शक्तिशाली बात भौतिक शरीर की शक्ति है। जब आप क्लेश क्षेत्र में पहुंचते हैं तो आप अंदर के दिव्य खजाने को समझ सकते हैं और दिव्य खजाने की खेती कर सकते हैं। जियो फैन मुस्कुराया और इसे अपने बेटे को दे दिया। समझाया, स्टार मैप में विभिन्न प्राचीन पुस्तकें हैं। प्राचीन पवित्र निकाय जियो फैन पर स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक शोध किया गया है। वह ये भी जानते थे कि लेयर में असीम संभावनाएं हैं। इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा भौतिक शरीर है। बुनियादी बातों का त्याग करने और कमजोर चीजों का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी शारीरिक शक्ति के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करें और जब आप विपत्ति के क्षेत्र में पहुंचेंगे तो आप दिव्य खजाना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है पिताजी, लियर ने सहमति जताई। जियाओ फैन कुछ दिनों तक मंदिर में रहा। वह अपनी बेटी से मिलने के लिए मयूर कबीले में जाना चाहता था। लियर को भी अपनी बहन की याद आती थी, इसलिए वह जियाओ फैन के साथ चला गया। मोर परिवार किंग एर भी बहुत बड़ी हो गई है और उसका चेहरा अभी भी सेब की मांसपेशियों से भरा हुआ है, जो बहुत प्यारा है। उसकी आंखें स्मार्ट हैं और येन और यांग अब दिखाई नहीं देते, हमेशा उसकी आंखों की गहराई में छिपे रहते हैं। वह शुरू में अपनी आंखों में येन और यांग को नियंत्रित करने में सक्षम रही है। मैं अभी तक नहीं जानता कि इसका क्या उपयोग है। पिताजी, भाई, मैंने जियो फैन और लिएर को आते देखा। किंग रा बहुत उत्साहित थी। मयूर कबीले में किंग रा का दर्जा बहुत ऊंचा है। वह यहाँ बस बगल में चलती थी और यहाँ तक कि मोर के पूर्वज भी उसे देखकर उसके प्रति विनम्र थे। मैं कई दिनों तक मयूर परिवार के साथ रहा। जियो फैन वहां से चला गया और घोस्ट वर्ल्ड वैली में चला गया। उन्होंने लुओ तियान के साथ आधे दिन तक चर्चा की, लुओ तियान को कई कार्य दिए और फिर चले गए। मंदिर में वापस लौटे। ये कैंग और झाओ हुजी ने लगभग 700,000 पुरावशेष एकत्रित किए हैं। महामहिम, जो भी पुरावशेष फिलहाल एकत्र कर सकते हैं वे सभी यहाँ हैं और आप बाद में उन्हें खोजने के लिए लोगों को भेजते रहेंगे। झाओ हुजी ने सम्मानपूर्वक कहा और जियो फैन को कई भंडारण बैग सौंपे। जियो फैन ने स्टोरेज बैग लिया, उसे संक्षेप में जांचा और बहुत संतुष्ट हुआ। बहुत अच्छा। इसके बाद जियो फैन फिर से एकांत में चला गया। इस बार पीछे हटना। ये 10 साल है। तेज चीनी डोमेन नामों तक एक क्लिक सीधी पहुंचन 10 वर्षों के भीतर जियो फैन ने सभी प्राचीन कलाकृतियों को परिष्कृत किया। उसकी अपनी ताकत भी लगातार बढ़ रही है और वह राहत क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर यह अभी भी थोड़ा खराब है। यद्यपि क्यूशु ने अपना स्वर्ग का रास्ता खो दिया है, लेकिन ये दुनिया अधूरी है। इस संसार में जीवन विनाशकारी क्षेत्र तक आगे बढ़ना असंभव है। लेकिन जियाओ फैन अलग है, वह एकमात्र अपवाद है। इससे पहले तियानजी संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र में उन्होंने शासन की पूरी शक्ति प्राप्त की थी। आपको इस दुनिया में जीवन हत्या करने वाले क्षेत्र में पदोन्नत किया जा सकता है, लेकिन जियाओ फैन आसानी से आगे बढ़ने की योजना नहीं बना रहा है। वह बसना चाहता है राहत क्षेत्र में इसे बहुत पॉलिश करें। अब उनके पास कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है जो क्यूशु में उनका मुकाबला कर सके। उसका प्रशिक्षण केवल समय पर निर्भर हो सकता है। जियो फैन एकांत से बाहर आया और मंदिर में आया। 10 साल में ये पहली बार है कि जियो फैन गुप्त कमरे से बाहर आया है। हो वनली, झाओ हुजी, ये कैंग और अन्य लोग ये जानने के बाद जल्दी से वहां पहुंचे कि जियो फैन एकांत छोड़कर चला गया है। जियो फैन एकांत में अभ्यास कर रहा था और इस अवधि के दौरान किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। महाराज, आप? झाओ हुजी ने पूछा। जियाओ फैन की आभा संयमित थी और वह कुछ भी अजीब नहीं महसूस कर सकता था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जियाओ फैन एक सामान्य राहत की स्थिति में था। लेकिन जितना अधिक ऐसा हुआ, झाओ हुजी उतना ही अधिक भयभीत हो गया, क्योंकि जियो फैन की ताकत उसकी समझ से परे हो गई है। हाँ, मेरी ताकत में थोड़ा सुधार हुआ है, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने पूछा कि उनके एकांतवास के दौरान क्यूशु का क्या हाल था। महाराज,
सभी राज्य बहुत सहयोगी हैं, सभी संसाधनों को एकीकृत किया गया है और हर 3 महीने में चयन होता है। प्रत्येक राज्य से उत्कृष्ट राक्षस त्यानशेन राज्य में आ सकते हैं और मुझसे व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित हो सकते हैं। यदि वे शक्ति और प्रतिभा के मामले में योग्य हैं, तो उन्हें देवता बनने का अवसर मिलेगा। जनरल, ये कैंग ने सम्मानपूर्वक कहा। पीछे हटने से पहले जियाओ फैन का यही मतलब था। प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक राज्य से दुष्ट प्रतिभाओं का चयन करें। 300 साल एक लंबा समय है। सैकड़ों हजारों साल पहले रहने वाले उन बूढ़े लोगों के पास सीमित प्रतिभाएं और अवसर थे। अगर उन्हें बहुत ज्यादा अवसर दिए भी जाएं, तो भी वे शायद कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे। इसलिए हमें युवा पीढ़ी को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। महाराज, अब प्रशिक्षित दिव्य जनरलों की स्थिति भी बहुत अच्छी है। उनकी ताकत में काफी सुधार हुआ है और कई साल पहले दिग्गजों द्वारा चुने गए दिव्य जनरल भी अपने पदों पर लौट आए हैं, हो वानली ने सम्मानपूर्वक कहा। येहुआंगझो राजपरिवार के गुप्त क्षेत्र में छिपा यह मंदिर भी पतित मानव सम्राट के पीछे के सहायक व्यक्तियों में से एक था। हो वानली शुरू से ही गुप्त रूप से दिव्य जनरलों को प्रशिक्षण दे रही थी। हालांकि महाराज की पुरानी प्राचीन वस्तुओं में कोई असामान्यता नहीं थी, फिर भी उनमें से कुछ ने गुप्त रूप से छिपने के लिए जगह तैयार कर ली थी। अंततः झाओ वूजी की बारी आई। जियो फैन ने सिर हिलाया और मंदिर में काफी देर तक रुका, इससे पहले कि उसे हाल के वर्षों में क्यूशू में हुई हर बात का पता चल पाता। मुझे उन लोगों के नाम और स्थान बताओ और मैं इसे संभाल लूंगा, जियो फैन ने शांति से कहा। हाँ, झाओ वूजी ने आदरपूर्वक कहा। इसके बाद जियो फैन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चले गए। किंग प्रा भी घर लौट आई है। अब वह एक लंबी और सुंदर लड़की बन गई है। उसके चेहरे की विशेषताएं एकदम सही हैं और उसमें कोई दोष नहीं है। उसका फिगर सुडौल है और उसका दायरा कम नहीं है। अब उसके पास समुद्र खोलने वाले दायरे के 6 स्तर की ताकत है। पिताजी एकांतवास से बाहर हैं। जब किंग एर ने जियो फैन को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह उसकी ओर दौड़ी। जियो फैन आश्चर्यचकित था। यदि जियो किंग के शरीर से आभा नहीं निकलती तो वह पहचान नहीं पाता कि यह उसकी बेटी थी। किंग एर, जियाओ किंग ने अपने पिता की बाहों में खुद को फेंक दिया और एक बच्चे की तरह रोने लगी। जियो फैन का रिट्रीट 10 साल तक चला। पिताजी, केवल बुरे लोगों को ही पता चलेगा, किंग एर ने शिकायत की। जियो फैन को थोड़ा अजीब लगा। अब उनकी उम्र 40 वर्ष से कम है, लेकिन क्षेत्र उन्नत है, इसलिए युवक का रूप अभी भी वही है, बिना किसी परिवर्तन के। और किंग एर दिखने में उसकी बहन जैसी ही थी, चाहे वह कैसी भी दिखती हो। किंग एर की चीख सुनकर लॉन्ग म्याओइन, लैन झांके, हु रुई, नानगोंग लिंगक्सुआन और अन्य महिलाओं का एक समूह बाहर आया। जियाओ फैन ने यहाँ आने पर इसे महसूस किया। उसकी सभी स्त्रियां एक साथ रहती थीं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या ये औरतें अगर साथ रहती तो उनमें झगड़ा नहीं होता। पीछे हटने से पहले जियो फैन ने विशेष रूप से हो वानली और झाओ वूजी से भी पूछा, यदि ये महिलाएं किसी विवाद में पड़ जाएं तो उसे अवश्य सूचित करें। परिणाम बहुत सामंजस्यपूर्ण है। जियो लांग, जियो फैन, जियानगोंग, जियाओ फैन तुरंत महिलाओं के एक समूह से अभिभूत हो गया। बहुत समय हो गया जब मैंने आखिरी बार इस तरह एक दूसरे को गले लगाने का अनुभव किया था। किंग एर ने एक तरफ मुंह बना लिया। मेरी अपनी माँ और मौसियाँ बिल्कुल भी संकोची नहीं हैं। जियाओ फैन ने 10 साल एकांतवास में बिताए। पिछली बार जब मैं कस्टम्स से निकला था तो मैं जल्दी में था। अब जब हम अंततः मिल गए हैं तो पति पत्नी और सभी लोग उसे बहुत याद करते हैं। लॉन्ग म्याओ ने लोगों को एक पारिवारिक भोज तैयार करने का आदेश दिया, जो बहुत शानदार था। जियो फैन के स्तर तक पहुंचने के बाद भोजन वास्तव में अब महत्वपूर्ण नहीं है। अन्यथा बूढ़ा शेर इतने लंबे समय तक फंसे रहने के बाद बहुत पहले ही भूख से मर गया होता। लेकिन इसका स्वाद अभी भी अच्छा है। यह घर पर नहीं है और यात्रा पर है। जियो फैन और पत्नियों के एक समूह ने 1 महीने से अधिक समय तक एक अवर्णनीय जीवन जिया। इस अवधि के दौरान किंग एर को छोड़कर किसी ने भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। 1 महीने बाद जियो फैन चला गया। वह बाहरी दुनिया देखना चाहता था। वह अकेले ही बाहर गया, उसके साथ कोई नहीं था। इसके अलावा जियो फैन की रिहाई की खबर अब एक रहस्य मानी जाती है और बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। फेसु चीनी डोमेन नाम एक क्लिक प्रत्यक्ष पहुंच पिछले 10 वर्षों में जियो फैन के कारनामे अब पूरे जियोझोउ में फैल गए हैं। ये कहा जा सकता है कि जियोझोउ की जमीन के हर टुकड़े पर जियो फैन के बारे में किंवदंतियां हैं। इससे पहले जियो फैन ने त्यानशेनझोउ में विद्रोह किया और ये बातियन को बड़ी ताकत से मार डाला। उस समय
जियोफैन के कई समर्थक थे जो मानते थे कि जियोफैन जियोझोउ में मानव जाति के भविष्य की आशा थी। अब जबकि जियाओफैन मानव सम्राट बन गया है तो वे मूल समर्थक और भी अधिक पागल हो गए हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने जियाओफैन के लिए विकास का इतिहास भी लिख दिया है। जियोफैन के कार्यों और चित्रों को पूरे जियोझोउ में फैलाएंगे। और सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर, जियोफैन का भी दामाद था। किसने सोचा होगा कि जियोझोउ का सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति, जियोझोउ का मानव सम्राट एक दामाद होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। और एक दामाद के रूप में जियोफैन का अनुभव भी सामने आया। उसे अपने कबीले के लोगों द्वारा विवाह करने के लिए मजबूर किया गया। फिर वो पूरी तरह ऊपर उठ गया। ये वास्तव में पुरानी कहावत को चरितार्थ करता है कि गरीब युवाओं को परेशान मत करो। इस घटना ने अनगिनत युवाओं को प्रेरित किया है। इससे वे और अधिक प्रेरित हुए और उन्हें लगा कि उन्हें और अधिक मेहनत करनी होगी और हो सकता है कि वे भविष्य में मानव जाति के सम्राट बन जाएं। यहाँ तक कि कई वर्ष पहले दामाद का चलन भी शुरू हो गया था। कई युवा मजबूत आदमी दामाद बनने चले गए। उनमें से कुछ लोग कुरूप लोगों को ढूंढने के लिए तैयार थे, ये सोचकर कि शायद वे इतने भाग्यशाली होंगे कि स्वर्ग के मंदिर से किसी देवी से मिल सकेंगे। लेकिन इतनी सारी देवियां कैसे हो सकती हैं? इतने सारे अवसर कैसे हो सकते हैं? जियोफैन शून्य को चीरता रहा और जियोझोउ की भूमि पर कदम रखा। अब उसकी दृष्टि और श्रवण शक्ति अत्यंत भयावह स्तर पर पहुंच गई है। वह चाहता तो लाखों मील दूर तक सब कुछ साफ साफ देख और सुन सकता था। जियोफैन ने मानव जाति के कई शहरों में भी कदम रखा। अपने कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए उसने जानबूझकर अपना चेहरा बदल लिया और झू गैंग की शक्ल ले ली। जियोफैन आधे महीने तक भटकता रहा। वह झानहुआंग झोउ के क्षेत्र में आए। झानहुआंग मानव सम्राट के आदेश के तहत एक शक्तिशाली आदमी। उन्होंने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए मानव सम्राट का अनुसरण किया और अंततः उन्हें झानहुआंग झोउ की उपाधि प्रदान की गई। वह एक युद्ध में हजारों वर्षों के लिए मारा गया था। जैसे ही वही युद्ध सम्राट राज्य में पहुंचा, जियोफैन आश्चर्यचकित हो गया। उसने दूर तक देखा और फिर शून्य को चीरता हुआ आगे बढ़ा, क्योंकि दूर पर एक महान युद्ध चल रहा था। युद्ध सम्राट राज्य शाही शहर मेनाज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही थी। ये हर 3 महीने में आयोजित होने वाली एक निश्चित प्रतियोगिता है। शीर्ष 3 विजेता ये कैंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय देव राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। भविष्य में गॉड जनरल बनने का मौका है। इस प्रकार का टकराव भयंकर होता है। गॉड जनरल बनना अब जियोझोउ में युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी इच्छा बन गई है। इस समय 2 युवक रिंग पर लड़ रहे थे। यह अंगूठी एक बार युद्ध सम्राट द्वारा छोड़ी गई थी और इसे कई बाधाओं के साथ मजबूत किया गया था। ये बेहद ठोस था और रिलीज इविल दायरे में मजबूत की लड़ाई का भी सामना कर सकता था। लानत है तुम पर, तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उनमें से एक युवक खून से लथपथ था। उसके पास युडेंग क्षेत्र के 9वें शिखर की ताकत थी, लेकिन वह अभी भी विपरीत दिशा में खड़े युवक का मुकाबला नहीं कर सकता था। तुम बहुत कमजोर हो। सामने की तरफ सफेद कपड़े पहने युवक ने हल्की मुस्कान दी। उसके चेहरे पर सुंदर नैन नक्श थे और भौहों के बीच एक दबंग आभा थी। उसका शरीर साधारण था, लेकिन वह भयानक शारीरिक शक्ति से भरा हुआ था। और यह युवक युडेंग क्षेत्र के केवल दूसरे स्तर पर है। टकराना। सफेद कपड़े पहने युवक ने सहजता से मुक्का मारा और आकाश और पृथ्वी को फाड़ सकने वाली मुट्ठी की ताकत जुटाई और अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा दिया। वह बहुत ताकतवर है। वह युडेंग क्षेत्र के केवल दूसरे स्तर पर है और उसने ली लेई को आसानी से हरा दिया, जो युडेंग क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर है। ये भयानक है, बहुत भयानक। वह कौन है? आसपास शोरगुल मच गया। यहाँ तक कि प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहे झानहुआंग झोउ के राजा भी हैरान रह गए। इस युवक की ताकत बहुत भयानक है। वह अकेले अपनी शारीरिक शक्ति से उसी स्तर को आसानी से कुचल सकता है। अगला कौन है? सफेद वस्त्र पहने युवक अपने हाथ पीछे करके रिंग में खड़ा था। अरे, मैं यहाँ हूँ। इस समय जीशेंग क्षेत्र के पहले स्तर में एक दानव तेजी से ऊपर आया। उसका नाम सुन जी है। वह झानहुआंग झोउ की इस पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली राक्षस है। सन जी पहले ही जीशेंग क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और वह इस बार निश्चित रूप से इस आदमी को दबाने में सक्षम होंगे। ये सही है। युडेंग क्षेत्र और जीशेंग क्षेत्र के बीच एक आवश्यक अंतर है। यह आदमी निश्चित रूप से हार जाएगा। चलो, सुन जी। आसपास खड़े दर्शकों ने सुन जी की जय जयकार की। सफेद वस्त्र पहने युवक शांत दिख रहा था
उसमें किसी प्रकार की घबराहट नहीं थी। आओ, मैं देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। मुझे अपना नाम बताओ। सुन जी ने दहाड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आभा अचानक बढ़ गई, जिससे आसपास के दर्जनों मील में बड़ी लहरें उठ गईं। ये भी एक ऐसा दानव है जो विभिन्न स्तरों पर चुनौती दे सकता है। हे, मुझे हराने के बाद ही तुम मेरा नाम पूछने के लायक हो। सफेद कपड़े पहने युवक हंसा, उसकी आंखों में शानदार लड़ाकू भावना फूट रही थी। झगड़ा करना। दोनों पक्षों में भयंकर झड़प हुई।